ले लिया है। आ गए Guys, finally the wait is over. Now our guest speaker is none other than Mr. Ramadhan sir. Over to you, sir. भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। बैठ जाओ, बहुत हो गया, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मेरे ख्याल से फॉरवर्ड हटा रहे हैं। नेक्स्ट 5 मिनट्स हो जाएगा। आगे से हटो भैया। मैं प्रयागराज से मांग रहा था। कोई बात नहीं, खैर उसको चर्चा कर लेंगे। यूथ जो फेस है लाइफ का, 3 फेस है बेसिकली। कुछ लोग साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 4 फेसेस मानते हैं, वैसे 3 फेस होते हैं। उसमें पहला फेस है चाइल्डहुड का फेस। चाइल्डहुड का जो फेस है वो जीवन को जीने का फेस है, कुछ भी करो। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में माँ बाप बचपन से बच्चे को डॉक्टर बनाने लगते हैं, IAS बनाने लगते हैं, उसे पता ही नहीं होता क्या होता। मैं इस मामले में बड़ा लकी था कि मेरे घर में मुझे पिताजी के अनकंडीशनल सपोर्ट रहा। मैं इजराइल बना रहा, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सर इतनी उम्र हो गई, आज भी हमारे साथ है। आप में से तो बहुत लोग बहुत मार खाए होंगे पेरेंट्स से। मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा, और पढ़ने के लिए तो मतलब कोई मुद्दा ही नहीं था कि वो मुझसे कहते पढ़ो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत गलत बात है। तो पहला फेज तो चाइल्डहुड फेज है। दूसरा फेज तुम्हारा फेज है, ये यूथ का फेज हमारा, मैं भी उसमें शामिल हूं। अब ये जो फेज है, कुछ बातें आज मुझसे ले जाओ सीख के और कुछ करो यार। अगर तुम जिंदगी का डायरेक्शन पा गए ना, तो ये जिंदगी तुम्हारी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुम बिलीव नहीं कर पाओगे कि यार मेरी ही जिंदगी है। और मैं एक ऐसा आदमी हूं भारत की हिस्ट्री में जिसने तो पढ़ाई तो कभी की नहीं। अब पढ़ाई की है ऐसा नहीं है, पहले फेज में तो बिल्कुल नहीं की, और पढ़ाता मैं नहीं हूं। अगर आपसे कोई कभी पूछे भैया मैं पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता, उसकी बहुत सिंपल सी वजह है। आप पिछले 20 साल पढ़कर आए, 15 साल स्कूल में रहे, 3-4 साल आप कॉलेज में रहे, तो टोटल 20 साल आपने पीछे पढ़ाई की। लेकिन उस 20 साल की पढ़ाई ने आपको जीवन में शायद कुछ बहुत पॉजिटिव दिया हो। शायद अगर दिया है तो पढ़ाई तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई। लेकिन अगर नहीं दिया, मतलब इस उम्र में अगर आप निराश हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, आपके पास रास्ते नहीं हैं। अब तो खैर डिप्रेशन का ये आलम है। मैं अभी उस क्लास में बोल रहा था कि क्लास 7th के बच्चे को उसकी स्कूल टीचर लिखती है डायरी में कि दिस गाय रिक्वायर्स साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। आज ये कंडीशन है मेट्रोस की। छोटे छोटे बच्चे, क्लास 5th, क्लास 3rd, क्लास 4th के बच्चे। कोई जरूरी थोड़ा आप हर समय पढ़ते ही रहोगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो कहानी ये है कि ड्यूप्ले जो है इन लोगों के साथ बैठता है, चंदा साहिब के साथ बैठता है, मुजफ्फर जंग के साथ। 1748 में निजामुल मुल्क मर चुका है, हैदराबाद का निजाम। तो वहां पे क्या शुरू हो गया? वॉर ऑफ सक्सेशन। 1748 में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो चुका है हैदराबाद में। वॉर ऑफ सक्सेशन ऑलरेडी जारी है कर्नाटक में, चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच। ये बात उसने देखी, यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं। उसके पास एक चीज बड़ी प्यारी थी, क्योंकि वो लोग ट्रेडर्स थे और इतनी दूर से आते थे, तो अपने साथ वेल ट्रेन्ड आर्मी लेके चलते थे। एक छोटी सी कंटिंजेंट, क्योंकि इन लोगों को पार होना होता था केप ऑफ गुड होप से। केप ऑफ गुड होप का जो इलाका है, वो जैसे तुम क्रॉस करते हो मेडागास्कर की तरफ,
तो सोमालिया और मेडागास्कर का पूरा इलाका सी पायरेट्स का इलाका है। तो ये अपने आप को सी पायरेट से डिफेंड करने के लिए एक छोटी सी कंटिंजेंट लेके चलते थे, छोटी सी फोर्स लेके चलते थे। मतलब हर गवर्नर के पास 5 से 10 हजार की फोर्स होती थी, लेकिन वेल डिसिप्लिन लड़ने वाली। ये चीज इसके पास थी, वेल डिसिप्लिन आर्मी। इसने बुलाया चंदा साहिब को, पूछा राजा बनोगे? बोले भैया। मुजफ्फरजंग को बुलाया, बोले तुम? बोले हम तो साहब। बोले हम बनाएंगे? अरे बोले साहब आप। बोले और क्या, हम तुमको राजा बनाए, तुम टेंशन मत लो। तो बैटल ऑफ अंबर हुआ 1749। इन लोगों ने अकबरुद्दीन को मार डाला, चंदा साहिब को बिठाया कर्नाटक की आरकोट की गद्दी पे, और फिर नासिर जंग एक्सीडेंट में मर गया, जो मुजफ्फरजंग का कॉम्पिटिटर था, मर गया या मार डाला 1751। वहां मुजफ्फरजंग को बिठा दिया। अब ड्यूप्ले ने कर्नाटक में बिठाया चंदा साहिब को और हैदराबाद में बिठाया मुजफ्फरजंग को, और यहीं से उसने एक ऐसा फार्मूला पैदा किया इस देश पर कब्जा करने का, द फार्मूला ऑफ किंग मेकर। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। कौन सा फार्मूला? किंग मेकर का फार्मूला। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस, इंडियंस के आंतरिक मामले में दखल करो और इनसे फायदा लो। कौन सा? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। चंदा साहिब से क्या लिया? 80 विलेजेस पौंडीचेरी में। मुजफ्फरजंग से मसूलीपट्टनम का शहर, 20 लाख रुपीस कैश। कृष्णा टू कन्याकुमारी की पूरी टेरिटरी की गवर्नरशिप। ड्यूप्ले तो रात भर नाचता रहा। ये जाहिल लोग आज भी लड़ रहे हैं। ये पहला फॉर्मूला। अब देखो कितनी बड़ी बात है, ये पढ़ना थोड़ी था, ये समझना था। पढ़ाई विजडम पैदा करती है, अगर नहीं पैदा कर पा रही तो वह एजुकेशन वेस्ट है। और जिसके पास विजडम होगी वो कुछ भी करेगा, वो आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा, ज्यादा मन किया सन्यासी बन गया। सबसे ज्यादा ताकत तो उसी के पास है। राजनेता, ब्यूरोक्रेट सब उसके आश्रम में जाते हैं कि बाबूजी 5000 करोड़ अंदर बाहर कर रहा हो। इस देश में सबसे ताकतवर है सन्यासी, सबको कंट्रोल कर। हमको बताना हमारी कंपनी है, हम काम अच्छा कराएंगे। पॉलिटी और इकोनॉमी का बहुत गहरा संबंध है, बहुत। तो जब ये ट्रेडिंग कंपनीज भारत आई तो इनको पॉलिटिकल बैक चाहिए था, इनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, ये फ्रेंच, इंग्लिश, पोर्चुगीज, स्पेनिश, ये सब भारतीय राजाओं के पास जाने लगे, उनके पास बैठने लगे। जब ये उनके पास बैठने लगे तो इन्हें पता चला कि यार ये तो मरे हुए अंदर से। 1739 तक उन्होंने कोशिश किया कि हम अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन 1739 तक इंडिया की स्थिति पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रही। 1739 में एक इंसिडेंट हुई, बैटल ऑफ करनाल 1739। और बैटल ऑफ करनाल ने भारत में जो कंपनीज थी यूरोपियन, उनको मैसेज दिया कि द बॉस ऑफ इंडिया इज डेड। 1686 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली पर कब्जा करने की कोशिश की, बंगाल में। क्यों किया? इनको लगा कि औरंगजेब फंसा हुआ है, वो डेक्कन में बैठा हुआ था, उसकी डेक्कन में लड़ाई चल रही थी। तो इन्होंने कैलकुलेट किया कि वो डेक्कन में बैठा है, हम हुगली पे कब्जा कर लेंगे। जिस तरह से पोर्चुगीज ने 1510 में गोवा पे कब्जा किया, हम उसी तरह 1686 में हुगली पे कब्जा कर लेंगे। पर औरंगजेब उलझा था, कमजोर नहीं था। उसने बहुत मारा अंग्रेजों को। और जब उसने मारा, ये लोग जाके पैर पे गिर गए, अंकल जी गलती हो। तो शुरू से, मतलब जब ये इंडिया में एंटर किए, तब से इनके मन में था, देखो इकोनॉमी, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर इकोनॉमी को प्रॉस्पर करना चाहते हो, अभी अबू धाबी ने हिंदू मंदिर बनाए, प्रेम में नहीं बनाया, रणवीर कपूर को लेकर ऐड कराने के लिए कि भैया स्पेंड योर समर्स इन अबू धाबी। हम जब पहली बार दुबई गए तो हमसे कहा कि दुबई में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी चीजें। हमने कहा दिखाओ यार। फिरोज शमसी तो ले गए
बोले ये बुर्ज खलीफा ना कि बेचेंगे। यार तुम हमेशा यार उल्टी सीधी बातें करते हो। अभी मैंने कहा तो हम क्या करें इसको देख के, अगर हमें नहीं खरीदना है नहीं, इसमें ऊपर जाते हैं। बोले कैसे? बोले इसकी लिफ्ट है बड़ी प्यारी, 1 मिनट में पता नहीं कितने 165 मंजिल चढ़ा देती हो। तो बोले 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में, और फिर ऊपर जाके नीचे देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा अच्छा चलो, तो गए ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह बना था। तो हमने कहा यार वो बड़ी जबरदस्त चीज है, 10-12 बार चढ़ा उतरा जाए मजा आएगा। अरे बोले नहीं यार, एक बार का 5,000 रुपया लगता है। सोचो कितने चालाक है वो, सिर्फ लिफ्ट में बैठाने का 5,000 रुपया ले लेते। उनके पास पैसा नहीं होगा तो हमारे पास रहेगा। वहां उन्होंने क्या किया, एक दुबई फ्रेम बना रखा है। एक फ्रेम है जैसे फोटो फ्रेम होता है, तो फ्रेम बना रखा, वो मेरे ख्याल से होगा 100 मंजिल के आसपास होगा। तो फ्रेम में ऊपर उन्होंने शीशे का ग्लास लगा रखा। तो जब आप 100 मंजिल से उस शीशे के ग्लास से नीचे देखोगे तो आपकी सांसें रुक जाएंगी। एडवेंचर हो गया ना? yes, मजा आएगा। 5,000 उसका लेते हैं। टूरिज्म का, अबू धाबी टूरिज्म का ऐड कर रहे हैं। इकोनॉमी पॉलिटी का बहुत गहरा संबंध, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन। और पॉलिटी अगर तुम्हारे कब्जे में है, इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी। तो जैसे आज भारत के जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, ये चाहते हैं सरकार इनकी रहे। सरकार इनकी रहेगी तो बीएसएनएल अपने आप बैठ जाएगा। जब बीएसएनएल शुरू में लॉन्च हुआ तो कितना लोगों में एंथुसियाज्म था बीएसएनएल का सिम लेने के लिए। लोगों ने लाइन लगाया, ब्लैक में लिया। हमने नहीं लिया, हमें पता था ये प्राइवेटाइजेशन का टाइम, ये कोई आइडिया एयरटेल कब्जा कर लिया रिलायंस। आज कोई नहीं ढूंढ रहा किसी का नेटवर्क बीएसएनएल को। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे मैक्सिमम के पास या तो एयरटेल होगा या रिलायंस होगा या फिर एआई होगा। आइडिया। तो अब इन लोगों ने क्या किया, ये वॉच करते रहे अंग्रेज। अब इस कहानी को सुनो तुम, अंग्रेज भारत में वॉच करते रहे, यूरोपियंस वॉच करते रहे, स्पेनिश फ्रेंच ये सब वॉच करते रहे, समय का इंतजार करते रहे। 1739 में इनको समय मिल गया, बैटल ऑफ करनाल, गिविंग द मैसेज टू द यूरोपियन कंपनीज दैट द बॉस ऑफ द कंट्री इज डेड। तब तुम देखो वहीं पे एग्जैक्टली 1740 में तुम एक इंसिडेंट साउथ इंडिया में देखोगे, कर्नाटिक वॉर्स, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। क्या कनेक्शन है कि घर के मुखिया को कमजोर होने का इंतजार करो, टाइम। कर्नाटिक वॉर्स का सुपरस्टार कौन है? ड्यूप्ले। सॉरी, कर्नाटिक वॉर का स्टार है ड्यूप्ले, सुपरस्टार है रॉबर्ट क्लाइव। अब तुम सोचो, अब इस बात को, इस कहानी को विजुअलाइज करो, सुनो और विजुअलाइज करो। अब ड्यूप्ले के राजाओं के साथ, किसके साथ? चंदा साहिब के साथ, किसके साथ? मुजफ्फर जंग के साथ। इन सबको राजा बनना है, और राजा हमेशा अपनी ही ताकत पे बना जाता है। दुनिया में कोई नहीं है जो किसी को राजा बना दे। तुम्हारी ताकत होगी तो 10 लोग तुम्हारी सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हैं, और अगर गलती से तुम फर्रुखसियार की तरह राजा बन भी गए तो घसीट के मारे भी जाओगे। अरे फर्रुखसियार को मारा नहीं सैयद ब्रदर्स ने, और सबने बड़े बड़े देखते रहो, आंख खोल के। 24 में मैंने इनसे कहा कि भैया टिकट दे दो, न दिया नहीं प्रयागराज का।